हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है। बोर्ड का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इसका मीनिंग क्या होता है चलिए वो समझ लेते हैं सबसे पहले। तो देखो बच्चों, ऐसा है कि लाइट जो है उसका मुड़ना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। लाइट को इतना ईजी नहीं है कि मोड़ सके हम लाइट को, लेकिन डिफ्रैक्शन का मतलब लाइट के मुड़ने से ही है। बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट। अब ये क्या बेंडिंग ऑफ लाइट किस वे में हो रही है या किस फॉर्म में हम लोग बात कर रहे हैं बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में, तो ध्यान से देखो कि कोई भी एक शार्प एज है, किसी ऑब्स्टिकल का कोई शार्प एज है, और इस पर जब लाइट पड़ती है तो इसके शार्प एज से टकरा कर जब वो मीडियम में आगे बढ़ती है, तो मीडियम में जब आगे बढ़ती, कई सारी वेव्स आगे बढ़ेंगी मीडियम में, और वो जब सुपर इम्पोज करेंगी कहीं पे जाके, मतलब when they are superimposing to each other, ठीक है, at any point, so at that point they makes a different intensity pattern या different intensity shadows। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि लाइट का किसी भी शार्प एज पर पड़ना, ये हमारा शार्प एज हो गया, इस पर टकरा कर मुड़ना, और मुड़ने के बाद जो है किसी भी पॉइंट पर सुपर इम्पोज होने के बाद या सुपर पोजीशन होने के बाद अलग अलग इंटेंसिटीज़ वहाँ पर बनाना जो है उसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो बेसिक बात क्या हो गई कि बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ये हो गई हमारी बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट कहाँ से हो रही है बच्चों? बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है शार्प एज से। ठीक है, शार्प एज हो गया, और शार्प एज होने के बाद जो है वो ज्योमेट्रिकल शेडोज़ का फॉर्मेशन करती है। ज्योमेट्रिकल शेडोज़, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योमेट्रिकल शेडोज़ का। बच्चों, ज्योमेट्रिकल शेडोज़ का कोई नया मतलब नहीं है। ज्योमेट्रिकल शेडोज़ इंटेंसिटी से ही उसका लेना देना है। ठीक है, जैसे पानी में अगर आप कोई डेला मार दें, कोई पत्थर मार दें, तो हमको इस तरीके के वाइब्रेशंस दिखते हैं, इस तरीके के, है ना, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन दिखते हैं। और फिर ये वाइब्रेशन जो है जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं मीडियम में, ये जो है इस तरीके से सिकुड़ने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, और एक टाइम बाद क्या होता है कि ये वाइब्रेशन जो है वो हमारे ख़त्म होने लगते हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके का पैटर्न हमको देखने को मिलता है। तो वो और कुछ नहीं, वो डिफ्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है ना बच्चों? तो देख सकते हो कि व्हेन द लाइट, ठीक है, व्हेन द लाइट या लाइट का मुड़ना, बेंडिंग ऑफ लाइट, व्हेन द लाइट इंसिडेंस ऑन अ शार्प एज ऑफ एन ऑब्स्टिकल, ठीक है, एंड इट बेंड्स एंड सुपर इम्पोज इन द मीडियम एट एनी पॉइंट, देन आफ्टर क्रिएटिंग द डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेडोज इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का किसी शार्प एज पर पड़ना, वहाँ से मुड़ना, सुपर इम्पोज होना, और उसके बाद अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेडोज का क्रिएशन जो है, इस पूरी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है ना? चलो, अब डिफ्रैक्शन जो है बच्चों, जैसे ये तो बात क्लियर हो गई कि भाई पानी में हमने पत्थर मारा तो वो उस तरीके से क्रिएशन हो गया। तो डिफ्रैक्शन का आइडिया जो है, देखो, दो साइंटिस्ट थे हमारे, एक का नाम था फ्रेजनल और एक थे फ्रॉनहूफर। ठीक है, फ्रेजनल और फ्रॉनहूफर। ठीक है, तो इन्होंने अपने अपने गैस दिए कि किस तरीके से आखिर लाइट का डिफ्रैक्शन होता होगा। तो अगर हम फ्रेजनल की बात करें तो ये फ्रेजनल डिफ्रैक्शन हो जाएगा, और अगर फ्रॉनहूफर की बात करें बच्चों तो ये हो जाएगा फ्रॉनहूफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, ये एक बेसिक बात मैं बता देता हूँ छोटी सी, फिर आगे अपने टॉपिक पे बढ़ेंगे बच्चों। फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में क्या था कि जो हमारा सोर्स है, सोर्स सोर्स मतलब जहाँ से वेव्स हमारी निकलने वाली हैं या इमिट होने वाली हैं या ट्रैवल करने वाली हैं, और स्क्रीन, ठीक है, सोर्स और स्क्रीन जो है वो बहुत ज़्यादा पास पास रखे होते हैं, क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, क्लोज टू ईच अदर। और जब फ्रेजनल ने डिफ्रैक्शन को समझाया तो उन्होंने इस पूरे इंसिडेंस में किसी भी लेंस का इस्तेमाल नहीं किया, नो लेंस यूज्ड। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ बच्चों कि फ्रेजनल डिफ्रैक्शन क्या है। इसमें सोर्स और स्क्रीन जो है वो काफ़ी पास पास रखी होती हैं,
और किसी भी हम लोग जो है लेंस का नो लेंस यूज़, कोई भी लेंस का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, तो ये बात हो गई हमारी एक। उसी के बाद बच्चों अगला जो है हमारा फ्रॉन ऊपर डिफ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रॉन ऊपर डिफ्रैक्शन, फ्रॉन ऊपर डिफ्रैक्शन। तो फ्रॉन ऊपर डिफ्रैक्शन में हम लोग क्या काम करते हैं इसको भी समझ लो तुम लोग। तो फ्रॉन ऊपर डिफ्रैक्शन में हम लोग क्या काम करेंगे बच्चों, फ्रॉन ऊपर डिफ्रैक्शन में हम लोग जो सोर्स है, ठीक है, सोर्स हो गया हमारा और स्क्रीन हो गई, सोर्स और स्क्रीन उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा दूर दूर हम प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, लार्जर डिस्टेंस पर प्लेस करवा सकते हैं। और इसमें हम लोग लेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है, किसका यूज़ करेंगे, लेंस का यूज़ करेंगे। और वो भी कौन से लेंस का यूज़ करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ करेंगे। कन्वर्जिंग लेंस मतलब लाइट को जो है हम कन्वर्ज करा रहे होंगे, ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान रखो बच्चों। तो बच्चों हम जो है फ्रॉन ऊपर में लेंस का यूज़ करेंगे और वो भी कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिफ्रैक्शन बाय अ सिंगल स्लिट के बारे में, ठीक है। अब हमारा बेसिक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसकी हमें ज़रूरत है, डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट, ठीक है। एक सिंगल स्लिट के थ्रू डिफ्रैक्शन कैसे हो सकता है उसको हम लोग जानेंगे आज। तो बच्चों देखो, सपोज किया हमने कि भाई यहाँ पर जो है एक हमारा इस तरीके से स्लिट हो गई, ये यहाँ पर स्लिट हो गई और यहाँ से क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ से मैंने मान लिया कि वेव्स जो है वो आ रही हैं, ठीक है, इस तरीके से वेव्स आ रही हैं। इसके जस्ट कुछ दूरी पर मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लगा लिया। बच्चों देखो पहले मैं तुमको एक बात बता दूं कि ये जो डिफ्रैक्शन का जो एक आइडिया है ये सिर्फ एक गैस है। वास्तव में लाइट के साथ ऐसी कौन सी घटना होती होगी कि आखिर डिफ्रैक्शन हुआ, तो बस वही चीज़ हम लोग समझेंगे इस पूरे वीडियो में, ठीक है। और वही समझाने की कोशिश भी की गई है जो एक एक्सपेरिमेंट था डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट में, उसमें। तो एक सोर्स ले लिया मैंने और सोर्स के जस्ट बाद एक एक लेंस ले लिया है, कन्वर्जिंग लेंस ले लिया है। तो कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा बच्चों, जैसे ही ये वेव्स इस पर पड़ेंगी तो ये कॉन्वेक्स लेंस जो है इन वेव्स को सीधा कर देगा बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। ये वेव्स जो हो गई वो हमारी सीधी हो गई, ठीक। ज्योमेट्री में थोड़ा दिक्कत हो सकती है तो देख लेना आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ये इस तरीके से पैरेलल हो गई। अब यहाँ पर मैं लगा देता हूँ स्क्रीन, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मैं प्लेस कर देता हूँ, स्क्रीन प्लेस कर देता हूँ यहाँ पर। मतलब जो भी हम पैटर्न रिसीव करेंगे इंटेंसिटी का वो हम स्क्रीन पर ही करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग स्क्रीन लगा देते हैं। चलिए ठीक है, ओके। तो अब क्या हुआ कि भाई डिफ्रैक्शन में जो घटना हो रही थी, डिफ्रैक्शन की जो घटना हो रही थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर या सबसे ज़्यादा पावरफुल इंटेंसिटी जो है वो सेंटर पे बन रही थी इस तरीके से, ठीक है भाई। जैसे आप लोग पानी में अगर पत्थर भी मारे तब भी आपको यही पैटर्न ऑब्जर्व होगा। उसके बाद जो गैप्स आ रहे हैं, ठीक है, मतलब इस वाले और इस वाले के बीच जो गैप्स आ रहे हैं वो गैप्स धीरे धीरे जो है वो टूटते चले जा रहे हैं, गैप जो हैं हमारे कम होते चले जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये ज़्यादा गैप हो गया इसका, है ना, देखो ये ज़्यादा गैप है, फिर अगली वाली का गैप जो है वो थोड़ा सा कम हो गया, तो और अगली वाली का गैप जो है मैं और ज़्यादा कम दिखा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे और कम दिखा देता हूँ। उसके बाद अगली वाली का गैप जो है वो और ज़्यादा कम दिखा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे करते करते इंटेंसिटी जो है वो लगातार टूटती चली जा रही है और गिरती चली जा रही है। मतलब इंटेंसिटी मिल तो रही है लेकिन वो जैसे डिस्टेंस के साथ साथ जो है वो लगातार गिरती हुई चली जा रही है और अंत में ये सारे वाइब्रेशन जो हैं वो फिनिश हो जा रहे हैं, वैनिश हो जा रहे हैं, ठीक है, वैनिशेस ऑल द वाइब्रेशंस। तो इसी पैटर्न को हम समझेंगे कि आखिर यहाँ पर इतनी तेज़ इंटेंसिटी क्यों है या इतनी पावरफुल इंटेंसिटी क्यों है, या और जगह जो इंटेंसिटीज़ हैं वो हमारी गिर क्यों रही हैं, ऐसा क्यों है। तो ये एक बेसिक आइडिया हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बारे में, ठीक है। ये जो डिफ्रैक्शन है हमारा ये इन टॉपिक्स पर कवर हो जाएगा जो मैं भी यहाँ लिखूँगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बारे में, ठीक है। अब देखो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बच्चों ये क्या है, आखिर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्रिएट क्यों हुई है।
तो देखो आइडिया ये लगाया गया कि जैसे ही ये वेव्स यहाँ से निकलेंगी और यहाँ से निकलने के बाद जैसे ही ये लेंस पर पड़ेंगी तो लेंस कन्वर्ज कर देगा। अब जब लेंस कन्वर्ज करेगा तो ये वेव्स जो है वो हमारी आगे की तरफ बढ़ेंगी बच्चों। इस तरीके से यहाँ पर जो है मैं दिखा देता हूँ, आगे आगे की तरफ बढ़ गई ये वेव्स, है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये यहाँ पर जो है मैं एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दूंगा इस तरीके से फिर से, और जब ये वेव्स आगे की तरफ जाएंगी तो ये लेंस जो है इसको फिर से क्या करेगा, कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर यहाँ पर कहीं पर मिला देगा इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। ज्योमेट्री थोड़ी सी बिगड़ गई है, मैं एक बार यहाँ पर फिर से आप लोगों को बता देता हूँ इस तरीके से कि ये रेज इस तरीके से गई हैं, एक लेंस आ गया कन्वर्जिंग लेंस, उसने इनको पैरेलल कर दिया बच्चों, और पैरेलल करने के बाद फिर जब ये स्लिट से गई हैं, ठीक है, फिर एक लेंस लगा दिया हमने यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, और इधर लगा दिया हमने स्क्रीन। तो जब ये आगे की तरफ बढ़ रही हैं तो फिर इस लेंस ने क्या काम किया, इसको कन्वर्स करके यहाँ पर जो है वो मिला दिया इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखो दो वेव्स आ रही हैं, इंटेंसिटी इनकी है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो दो वेव्स आ रही हैं, सपोज करो ये रे 1 मान लेते हैं, ये रे 2 मान लेते हैं। अब क्या देखो ये इनका पॉइंट हो गया ओ। अब मेरे को एक बात ये बताओ, चलो मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे करके। मुझे एक बात बताओ कि क्या ये वाली वेव नंबर 1 और ये वाली वेव नंबर 2, क्या इनके चले हुए रास्ते पे कोई अंतर है क्या, कोई मतलब इनके बीच में क्या कोई पार्ट डिफरेंस है क्या? तो आंसर हमें मिलेगा कि नहीं, इनके बीच में कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिकली अगर हम लोग देखें, सिमेट्रिकली रे 1 जो है लेंस के सेंटर से जितना दूर है, रे 2 भी जो है वो लेंस के सेंटर से उतना ही दूर है, और ये जो है ऑलमोस्ट है ना, ऑलमोस्ट इनका जो पाथ है वो एक जैसा ही है। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बारे में आइडिया लगाया गया कि ये आखिर क्यों बन रही है। तो पहली बात हुई कि नो पाथ डिफरेंस, है ना, नो पाथ डिफरेंस, मतलब इन्होंने जो है वो कोई भी पाथ डिफरेंस ट्रैवल नहीं किया है। नो पाथ डिफरेंस का मतलब है कि इनका जो पाथ है वो सेम पाथ है, ठीक है, या सेम डिस्टेंस जो है वो इन्होंने क्या काम करी है, ट्रैवल की हुई है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल की हुई है। तो देखो बच्चों बात सुनो, जब दो वेव्स कोई रास्ता ही नहीं, उनके बीच में कोई जो रास्ता है वो एक जैसा है, तो वो अपना मैक्सिमम यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगी बच्चों, है ना। तो नो पाथ डिफरेंस या सेम पाथ कह लेते हैं, सेम पाथ सेम डिस्टेंस कह लेते हैं दोनों वेव के थ्रू, और हैंस क्या होगा इस वजह से, दे कॉन्ट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम इंटेंसिटी, देयर कॉन्ट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है ना, वो जो है अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी क्रिएट करेंगी बच्चों, और इस वजह से वहाँ पर जो है एक पावरफुल बीम बन रही होगी, एक पावरफुल हमें ज्योमेट्रिकल शैडो मिल रहा होगा, जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कुछ और नहीं है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ये है कि जब एक जगह आने वाली वेव्स जो है वो अपना मैक्सिमम लेके आए, क्यों भी बच्चों, तो बिल्कुल यही बात है, इस वजह से क्या क्रिएट हो रहा होगा यहाँ पे, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्रिएट हो रही होगी। ठीक है, अच्छा, तो एक बात ये क्लियर हो गई ना भाई। देखो कोई भी टीम कब जीतती है, जब उसके सारे खिलाड़ी मैक्सिमम एफर्ट लगा दें, है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो वेव है, मतलब जो डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन के थ्रू जो सेंट्रल मैक्सिमा क्रिएट हो रही है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज द वेव्स ट्रैवलिंग सेम पाथ at that point O where they meets, they contribute the maximum intensity at that point, मतलब उस पॉइंट पर जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारी बनने वाली है। ठीक है, चलो अब एक तो बात ये हो गई। अब इसके बाद जो है इसी के बाद हम लोग बात करेंगे कि आखिर बाद की जो इंटेंसिटीज़ हैं, जैसे मान लो ये रीजन देख लूँ मैं, अगर ये वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, और इसके बाद वाला जो रीजन है, और इसके बाद वाला जो रीजन है, ये आखिर कमज़ोर क्यों हो रहे हैं, या जो इंटेंसिटी है वो लगातार टूटती हुई हमें क्यों मिल रही है। तो ये रीजन मैं मान लेता हूँ कि पोजीशंस ऑफ मिनिमा, ठीक है, मिनिमा या पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा। बच्चों एक बात मैं तुमको बता दूं सभी लोगों को कि यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का रीजन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, और जो है और
उनका रीजन जो है इतना पावरफुल नहीं है, तो हम उसको मैक्सिमा की कैटेगरी में तो रखेंगे, लेकिन उसकी इंटेंसिटी जो है इसकी इंटेंसिटी से काफ़ी ज़्यादा अलग होगी। ठीक है, तो उसका अब हम लोग आइडिया लेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखो बच्चों, एक बात सुनो ध्यान से सभी लोग, कि मैं तुमको बता दूं कि इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ वेव, एक छोटा सा आइडिया बताता हूँ। इंटेंसिटी ऑफ वेव जो है वो आखिर मैक्सिमा और मिनिमा बनती क्यों है, मैक्सिमा क्यों बनती है या मिनिमा क्यों होती है, इसके बारे में आइडिया ले लो। तो ऐसा है ना, ये डिपेंड करेगा कि दोनों आखिर कितना ट्रैवल कर रही हैं रास्ता। ठीक है, गैप इनके बीच में कितना है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर वो कोई रास्ता ट्रैवल नहीं कर रही हैं तो वो अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी देंगी, मतलब एक जैसी इंटेंसिटी देंगी। और इनके बीच में जितना ज़्यादा गैप होगा बच्चों, है ना, ये देखो, ये ये गैप देख रहा हो, इतना फासला आ गया इनके बीच में। यहाँ पे देखो इतना फासला है इनके बीच में। अगर मैं और बात कर लूँ, ये देखो, ये इनके बीच में अब इतना फासला हो गया। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी जो भी मैक्सिमा कह लो या मिनिमा कह लो, वो सिर्फ और सिर्फ बस इसी बात पर डिपेंड करेगी बच्चों कि इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। क्या पाथ डिफरेंस कितना है। और जहाँ पाथ डिफरेंस होगा वहाँ पर फेज डिफरेंस भी होगा, है ना। जहाँ पाथ डिफरेंस होगा वहाँ पर क्या होगा बच्चों, फेज डिफरेंस भी होगा। तो ये हमने बात कर ली है इसके बारे में, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बारे में बात कर ली है। और अब हम लोग बात करेंगे पोजीशंस ऑफ मिनिमा एंड पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि पोजीशंस ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा निकालने के लिए आपको अब एक इम्पॉर्टेंट काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप पाथ डिफरेंस एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तब तक आप ये भी नहीं बता पाओगे कि आखिर इंटेंसिटी मैक्सिमा क्यों हो रही है और मिनिमा क्यों हो रही है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, पाथ डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, ये पार्ट डिफरेंस हो गया। पार्ट डिफरेंस अब हम निकालने जा रहे हैं। तो बच्चों देखो, आइडिया ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि जैसे मान लो कि ये इस तरीके से एक स्लिट थी हमारी। ठीक है, और यहाँ पर ये लाइट जो है वो इस तरीके से ट्रैवल कर रही थी। ठीक, और ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सेंटर पर तो जो है हमको एक सेंट्रल मैक्सिमा मिल गई। लेकिन क्या सिर्फ यही वेव्स जा रही होंगी और वेव नहीं जा रही होगी? तो बच्चों हाँ बिल्कुल जा रही होगी, और वेव्स, बहुत सारी वेव्स जा रही होंगी। तो हमने माना कि कुछ वेव्स जो है इस तरीके से मुड़ी हैं, और मुड़ने के बाद इन्होंने यहाँ पर जाके कहीं इंटेंसिटी जो है अपनी कंट्रीब्यूट करी है। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पर वेव वन और वेव टू, अब मैं इन दोनों को वेव वन वेव टू कहूँगा। तो अब इनके बीच में जो है बच्चों मैं पार्ट डिफरेंस निकालूंगा, क्योंकि उसी बेस पे मैं बता पाऊंगा कि आइदर दे आर कंट्रीब्यूटिंग एट मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ इसलिए किया गया है ताकि ये दोनों, जैसे मान लो ये वेव 2 मीटर चली है, ठीक है, सपोज दैट, और ये वेव जो है मान लो 5 मीटर चली है। तो अगर यहीं पे आर्क में एक डिस्टेंस मैं 2 मीटर का कट अगर यहाँ पे लगा दूँ और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, तो ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर हो जाएगी। तो ये जो है ना, ये बढ़ती पाथ डिफरेंस जो है या बढ़ती रास्ता अगर हम कहें एक तरीके से, वो बता देगा। तो हम वही काम कर रहे हैं, और हमने यहाँ पर स्लिटों के बीच की दूरी मान ली है बच्चों ए। ठीक है, स्लिटों के बीच की दूरी ए मान ली है, और मैंने माना है कि ये जो वेव है हमारी ये थीटा एंगल पर मुड़ गई है। तो स्लिटों के बीच की दूरी, तो दूरी ए हो ही गई हमारी, है ना। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसका नाम मैं रख देता हूँ ए। ये चलिए ए बी सी पाथ पर आगे बढ़ी है, और ये वाली जो दूसरी वेव है ये इसको मैं मान लेता हूँ डी मान लेता हूँ, इसको मैं ई मान लेता हूँ। ठीक है, डी ई सी रास्ते पर आगे चलिए। तो बच्चों इनका जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना हो रहा है बच्चों, वो हो रहा है डी ई पार्ट डिफरेंस है। ये पॉइंट ई यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो जो पार्ट डिफरेंस हो गया ये कितना हो गया बच्चों, डी ई हो गया। ठीक है ना, डी ई। ठीक, तो डी पार्ट डिफरेंस अगर हम निकालें तो मैं यहाँ पर अगर साइन थीटा लगा दूँ इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में मैं साइन थीटा लगा दूँ, तो साइन थीटा जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब एंगल के सामने परपेंडिकुलर तो हाइपोटेनियस हो गया डी ई, जो कि पार्ट डिफरेंस है। और हाइपोटेनियस कितना हुआ बच्चों, हाइपोटेनियस हो गया हमारा ए। तो यहाँ पर बच्चों डी ई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं,
डी की जगह हम लोग ले सकते हैं ए साइन थीटा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो इसको मैं लेमडा के बराबर मान लेता हूँ। तो डी जो हो गया हमारा वो क्या हो गया बच्चों, पार्ट डिफरेंस हो गया। जिन लोगों को थोड़ा डाउट है कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा क्यों हुआ, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखो कि अगर मान लो कि भाई इस तरीके से ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, और सपोज दैट कि ये एंगल मेरा थीटा हो गया है ना, ये एंगल मान लो थीटा हो गया, और तो ये तो 90 हो गई यार। क्यों भाई, क्या सोचते हो, ये 90 नहीं होगा? अब ये 90 होगा तो ये एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि पूरा एंगल 90 हुआ तो ये कितना हो गया, 90 माइनस का थीटा हो गया। अब इस एंगल को मान लो x, तो ज़रा लगाओ तो तीनों ट्रायंगल का सम, तो x प्लस 90 माइनस थीटा और प्लस का कितना हो गया 90, है ना। इन तीनों का एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब देखो यार, ये एक तरीके से 90 से 90 और 90 180 होके इस 180 से कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस x को हम क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। तो हमारा जो है पार्ट डिफरेंस जो है वो कैसा हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, और उसको हम बोलेंगे डी। चलो बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसकी मिनिमा और मैक्सिमा की पोजीशंस की। ठीक है, थैंक यू बच्चों।